क्लास 9th हिंदी क्षितिज गद्य खंड से प्रेमचंद की दो बैलों की कथा। पहले प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इनका देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। दो बैलों की कथा पाठ का परिचय। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक अर्थात किसान, समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। व्याख्या। पहले शब्दार्थ। बुद्धिहीन, मूर्ख, परले दर्जे का अर्थात पहले नंबर का। सहिष्णुता, जो सभी धर्मों पर विश्वास करे। कुलेल, मिट्टी में खेलना। कदाचित, एकदम। कुसुमय, गलत समय। ईंट का जवाब पत्थर से देना, सामने जवाब देना। अड़ियल, किसी बात पर अटक जाना या किसी बात पर अड़ जाना। जानवरों में प्रायः गधा ही एक ऐसा जानवर है जिसे बेवकूफ़ की संज्ञा दी जाती है। आमतौर पर जब हम किसी को पागल अथवा मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर पुकारते हैं। यदि गधे की तुलना अन्य जानवरों से करें तो हम पाएंगे कि गधे के अलावा सभी जानवर क्रोधित हो सकते हैं, परंतु गधा बेचारा सीधा रहता है। गधा प्रायः वैशाख के मास में ही खुश होता है। उसका व्यवहार किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता। वास्तव में गधे का स्वभाव शांत साधुओं और मुनियों की तरह होता है। यही कारण है कि विदेशों में भारतीय लोगों की इतनी दुर्गति होने के बावजूद वे चुप रहते हैं और सहते रहते हैं तथा अपने जीवन आदर्श पर दाग लगाते रहते हैं। वही लोग जब विरोध करते हैं तो उच्च श्रेणी के कहलाते हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसे पूरा संसार केवल विजय से पहचानने लगा था। लेखक के अनुसार गधे का अनुज बैल है, जो सीधा तो है परंतु कभी कभी अड़ियल बन जाता है। दूसरी पैराग्राफ में शब्द अर्थ। पछाई अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चौकस मतलब जागरूक होना। डील का अर्थ होता है रूप।
मूक अर्थात मौन, वंचित है अर्थात रहित है। विग्रह, विग्रह का अर्थ लड़ाई से है यहाँ। विनोद, विनोद का अर्थ है हंसी मजाक। आत्मीयता, अपनापन। गोई, गोई का अर्थ होता है बैलों की जोड़ी। पगहिया, पगहिमा अर्थात पशुओं को बांधने का रस्सा, पशुओं को बांधने के रस्से को पगहिमा कहते हैं। चाकरी, चाकरी का अर्थ सेवा करना। जालिम, जालिम का अर्थ क्रूर। बेगाना अर्थात पराया, कनखियों से अर्थात टेढ़ी नज़रों से। चरनी, चारा खिलाने का स्थान जहाँ जानवरों को चारा खिलाया जाता है। गदगद होना अर्थात प्रसन्न होना। प्रेमालिंगन अर्थात प्यार भरा आलिंगन। अभूतपूर्व, जो पहले न हुई हो। प्रतिवाद अर्थात विरोध में तर्क। नमक हराम अर्थात कृतघ्न। ताकीद अर्थात आदेश। झूरी नामक किसान के 2 बलवान बैल हीरा और मोती थे। झूरी एक किसान था जिसके 2 बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों बैलों में पक्की मित्रता थी और लगभग सारे काम मिलकर करते थे। ये दोनों बैल आपस में पक्के दोस्त थे और सभी काम मिलकर करते थे। दोनों बैलों को आपस में बड़ा विश्वास था, अर्थात ये एक दूसरे पे विश्वास करते थे और आवाज़ नहीं करके भी केवल इशारों से एक दूसरे की बातें समझ जाते थे। इशारों इशारों में ही वे एक दूसरे की बातें समझ जाते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार झूरी का साला गया बैलों को अपने घर ले जाता है। झूरी का साला यानी जो किसान था उसका साला जिसका नाम गया था वो अपने बैलों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जब बैल ले जाए जा रहे थे तो उन बैलों को लगा यानी हीरा और मोती को लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है। इसलिए उन्होंने गया को पूरे रास्ते परेशान किया। वे सारे रास्ते मन ही मन झूरी के लिए सोच रहे थे। सायंकाल जब वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें सब कुछ पराया लग रहा था, क्योंकि वहाँ उनकी अपनी जगह नहीं थी। इसलिए भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। रात के समय जब उनसे रहा नहीं गया तो वे रस्सियाँ तोड़कर झूरी के घर वापस लौट आए। अपने बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश होता है, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहती है, अर्थात हीरा और मोती को झूरी की पत्नी नमक हराम कहती है। झूरी अपनी पत्नी से कहता है बैल इस तरह नहीं आ सकते, ज़रूर उनको चारा दाना पानी नहीं खिलाया होगा। झूरी कहता है अपनी पत्नी से कि बैल इस तरह से थोड़ी ही ना आ सकते, उनको खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया होगा, इसीलिए वो रस्सी तोड़ करके वहाँ से चले आए। गुस्से में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों की देख रेख करने वाले से कहा कि इन्हें केवल सूखा चारा ही खाने में दिया जाए। उसने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि वह झूरी की भी बात अनदेखी कर देता था। तीसरा पैराग्राफ, शब्दार्थ मसलहत अर्थात बरकत, सहसा यानी अचानक, बेतहाशा अर्थात अनियंत्रित। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें ले गया। दूसरे दिन झूरी का साला वापस गया आया और फिर से हीरा मोती को अपने साथ अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। घर पहुंचने के बाद हीरा और मोती को खूब मोटे रस्सों में बांध दिया गया और खाने के लिए केवल उन्हें सूखा चारा दिया गया। दोनों बैलों ने नाद की तरफ देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को हल में जोता। खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को ले गया खेत में और जोत दिया, लेकिन बैलों ने अपना एक भी पाँव नहीं उठाया। बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था जैसा ही गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारी। बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। जैसे ही गया ने हीरे के नाक पर डंडा मारी तो मोती बहुत उत्तेजित हो गया। हीरे ने एक डंडा उठाया और मोती की नाक में मार दिया। हीरे तो वह उत्तेजित हो गया, वह हल समेत ही भागा। परिणाम स्वरूप
जुआ जोत सब टूट गए। हीरा मोती के इशारों में समझाता है कि अब भागना बेकार है और इस बार बहुत पिटाई होगी। मोती उसे मज़ा चखाने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाता है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। गया बैलों के उत्तेजित स्वभाव को शीघ्र ही भांप गया और उन्हें पकड़ कर ले गया और वही सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की बैलों के मुख में एक रोटी दे जाती है। एक छोटी सी लड़की थी जो बैलों को रोटी खिलाती है। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ भी हमारी देखभाल करने वाला कोई है। हीरा और मोती को लगा कि यहाँ भी कोई हमारी देखभाल करता है। वह भैरों की बेटी थी। वह प्रायः अपनी सौतेली माँ से मार खाया करती थी। हीरा और मोती दिन भर काम करते तथा सूखा भूसा खाकर, लड़की के हाथ से 2 रोटियां खाकर वे खुश रहा करते थे। लेकिन कहीं न कहीं वे विद्रोह की भावना से ओत-प्रोत रहते थे। जब मोती क्रोध से भर जाता तो वह किसी न किसी को मारने की सोचता, तो उसे हीरा समझा बुझाकर शांत कर देता था। जब मोती ने वहाँ से भाग जाने की बात कही तो हीरा मान गया। रोज़ की तरह लड़की उन्हें खिलाने के लिए आई और उसने रस्सी खोल दी और हल्ला करती हुई दौड़ी कि बैल भागे जा रहे हैं, बैल भागे जा रहे हैं। देखते ही देखते बैल वहाँ से गायब हो गए। हीरा और मोती वहाँ से भाग गए। भागने के चक्कर में वे अपने गांव का रास्ता भूल गए और दूसरे गांव में पहुंचकर हैरान हो गए। जब तक वे समझ पाते, उन्होंने देखा कि एक खेत के किनारे मटर लगी हुई है। वे भूखे तो थे ही, अतः मटर चरने के लिए उन्होंने खेत में गए और मटर चरने लगे। जब उनका पेट भर गया तो वे मस्ती में खेलने लगे। 3rd स्टेंजा शब्दार्थ है इसका डौंकना, साण का रंभाना जिसे डौंकना कहते हैं, तजुर्बा जिसे अनुभव कहते हैं, झल्लाना अर्थात क्रोधित होना, कांजी हाउस जहाँ लावारिस पशुओं को रपट लिखाने के बाद वहाँ पे रखा जाता है। व्याख्या इसकी है, लेखक ने बताया कि जब वे मज़े से मस्ती कर रहे थे तब एक साँड़ उनकी ओर आता दिखाई दिया। बैलों ने सोचा कि अब दोनों ओर फंस गए हैं। यदि वे वहाँ से भागते हैं तो कायर कहलाते हैं। दोनों बैलों ने उस साँड़ को घेर कर मारने की योजना बनाते हैं और ऐसा ही हुआ। हीरा ने आगे से वार किया तथा मोती ने पीछे से टक्कर मारी। इस तरह साँड़ बहुत जख्मी हुआ और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए साँड़ ने अपना संतुलन खोया और धम से नीचे गिर पड़ा। मोती साँड़ को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु हीरा उसे रोक कर कहता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से घर पहुंचने की चिंता होती है। जब साँड़ को वो भगा देते हैं तो फिर से उन्हें घर की चिंता सताने लगती है हीरा मोती को कि किस प्रकार घर पहुंचा जाए, क्योंकि वे भागने के चक्कर में घर का रास्ता भूल गए थे। मोती कहता है कि कुछ खा कर सोचते हैं। फिर से दोनों बैल अर्थात हीरा और मोती मटर के खेत में घुस जाते हैं। हीरा ने उसे मना भी किया परंतु वह नहीं माना और दोनों फिर से उस खेत में जा कर के मटर खाने लगे। तभी 2 आदमी लाठी लिए हीरा और मोती को घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह वहाँ से भाग नहीं सका, जिसे देखकर हीरा ने भी मोती के पास आ गया। दोनों बैलों को मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। जो बताया गया था कि मवेशी खाना क्या है, वहाँ उन दोनों बैलों को ले जा कर के मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। फिर से इसका सारांश एक बार सुन लेंगे। झूरी किसान के पास
हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। दोनों बैलों में पक्की मित्रता थी और वे सारे काम मिलजुल करके करते थे। दोनों बैलों को आपस में विश्वास था, वे एक दूसरे पे बहुत विश्वास करते थे। एक बार झूरी का साला गया, दोनों बैलों को अपने साथ ले आया। दोनों बैलों को लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, अतः हीरा और मोती ने गया को रास्ते भर परेशान किया। शाम को जब वे घर वापस लौटे तो उन्हें वह पराया लगा। उन्हें खाने को दिया गया, भूखे होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं खाया, नाथ की तरफ देखा भी नहीं। रात को अचानक दोनों हीरा और मोती रस्सी तोड़ करके अपने घर अर्थात झूरी के घर वापस आ गए। झूरी दोनों बैलों को अपने पास देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन झूरी की पत्नी हीरा और मोती को नमक हराम कहने लगी और उनकी देख रेख करने वाले से कहा कि आज इन्हें केवल खाने के लिए सूखी घास दी जाए। ऐसा ही किया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और हीरा और मोती को अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया और दूसरे दिन खेत में ले जाकर उन्हें खेत जोतना चाहा, लेकिन दोनों बैल अपना एक पाँव भी नहीं उठाए। जब गया ने हीरे के नाक पर डंडा मारी तो मोती को बहुत गुस्सा आया। उसने हल सहित दौड़ लगा दी, जिससे हल जुआट जेवर सब टूट गए। फिर से उन्हें घर ला करके मोटी रस्सी से बांध दिया गया। हीरा उसे समझाता रहा। मोती बहुत उत्तेजित था, बार बार मारने की बात सोचता था, लेकिन हीरा किसी तरह से उसको समझा करके शांत करता था, क्योंकि मोती का स्वभाव उत्तेजित था, वह तुरंत गुस्सा हो जाता था, लेकिन हीरा के शांत कराने पर वह शांत हो जाता था। इस तरह से वो धीरे धीरे शांत हुआ। एक दिन वह फिर से रस्सी तोड़ करके भाग गए। रास्ते में उन्हें एक मटर का खेत मिला, जिसमें वे मटर चरने लगे। अभी कुछ ही देर हुआ था कि एक सांड आता दिखाई दिया। अगर वे भागते तो कैर कहलाते, अतः उन्होंने हिम्मत करके उस सांड से भिड़ने की उपाय सोची। हीरा उन पे आगे सवार किया और मोती पीछे से। इस तरह से वे सांड को भगाने में सफल हो गए। दोनों की मित्रता इतनी पक्की थी कि सांड जैसे विशालकाय अपने से बड़े आकार वाले सांड को देख कर भी हिम्मत नहीं हारे और मित्रता में विश्वास था, इसलिए दोनों भिड़ गए और उसे भगा दिए और फिर से मटर चरने लगे। अभी वे मटर कुछ ही देर ही चरे थे कि लाठी डंडे से उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया। हीरा तो निकल गया था, लेकिन मोती का पैर पानी में फंस गया। चूँकि वे पक्के मित्र थे, अतः फिर से हीरा मोती के पास आ गया। दोनों को वे गांव के लोग पकड़ लिए और उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस यानी जानवरों को पकड़ने का उपाय। इस तरह से इनकी दोस्ती की इसमें दिखाई गई है कि कितने अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे के मदद के लिए स्वतः तैयार रहते थे। हीरा चाहता तो भाग सकता था, लेकिन जब मोती फंस गया था तो वो भी नहीं भागा, वो भी आकर के अपने आप मोती के ही पास आकर के खड़ा हो गया। अब इसके चौथा और पांचवा पाठ का सारांश आपको खुद पढ़ना है और इसे लिखना है। प्रेमचंद की कहानी ग्रामीण स्तर की थी। ऐसा लगता था कि ये हमारे ही ऊपर चरित्रार्थ हो रही है, हम ही इसके पात्र हैं। इतना सटीक उदाहरण और किसी के उपन्यासों में नहीं देखने को मिलता है। ग्रामीण स्तर से ओतप्रोत होने के कारण ये आसानी से सबको समझ में भी आ जाती हैं इनकी कहानियाँ। और इस कहानी का तात्पर्य ही था विद्रोह करके अपने आप को आज़ाद करना, अर्थात स्वतंत्रता के संग्राम में यह कहानी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। और प्रेमचंद ने नौकरी छोड़ करके आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और उसी के बाद उन्होंने इस कहानी को लिखा था, जिससे कि आज़ादी के आंदोलन को बल मिले।